नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, अच्छी हो गई होगी, क्योंकि अब पेपर जो आपका है 26 तारीख को है। एडमिट कार्ड जो हैं वो आपके आ चुके हैं और अगर आप इस 30 प्रश्नों में से 20 से ऊपर अंक लाते हैं तो आपकी तैयारी वाकई बहुत अच्छी है और मेहनत कीजिएगा और अच्छे अंक लाइएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न आपके सामने है कि सकारात्मक दंड निम्न में से कौन सा उदाहरण है। यानी कि सकारात्मक दंड की बात की जा रही है, उसका पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण है। पहला आपके सामने है मित्रों के द्वारा उपहास। नंबर बी आपके सामने है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। नंबर सी आपके साथ प्रशंसा करना, या इनमें से सभी। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि सकारात्मक दंड क्या होता है। सकारात्मक दंड में मित्रों के साथ जो उपहास है वो आएगा, हंसी उड़ाना आएगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ए के साथ में सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है खिलौने की आयु कहा जाता है। पेपर में काफ़ी सारे अभ्यर्थी यह क्वेश्चन गलत करते हैं। खिलौने की आयु को कहा जाता है, बाल्यावस्था की बात हो रही है दोस्तों, बाल्यावस्था की बात हो रही है। और कहा गया कि खिलौने की आयु को कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, या उत्तर, या शैशवावस्था, इनमें से सभी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि खिलौने की जो आयु होती है वह 3 से 6 वर्ष को कहा गया है, अर्थात पूर्व बाल्यावस्था को कहा गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न पर। और तीसरा प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, नहीं कह के आपको फंसाएगा और आप सही वाला सही करके चले आओगे, यानी कि गलत वाला सही करके चलो आओगे। तो हम बात करते हैं ए अनुभव लेना, बी व्याख्या करना, सी सीखना सिखाना और डी मूल्यांकन करना। दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन भी शामिल होता है, सीखना सिखाना भी शामिल होता है और अनुभव लेना भी शामिल होता है, लेकिन व्यवस्था करना इसमें शामिल नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कहा गया है कि मोहिनी बातें करते करते सब्जी काट लेती है और खाना भी बना लेती है। और या कह सकते हैं कि मोहिनी बातें करते करते स्वेटर बुन लेती है, या मतलब एक साथ में दो क्रियाओं को करना यहाँ पर कहा गया है। तो आप लोग में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो बातें करते करते दूसरा काम कर लेते होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे कि बातें करने में या किसी एक कार्य को करने में दूसरा कार्य नहीं करते होंगे। तो वो क्या होता है, यह व्यवहार क्या कहलाता है? तो यह व्यवहार कहलाता है दोस्तों आदत। अर्थात यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं पांचवें प्रश्न पर। और पूछा गया है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्ति का लक्षण निम्न में से प्रस्तावित है। दोस्तों, यह किसने कहा? अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व की बात किसने कही? यहां पर आइजैक कर लीजिएगा, आइजैक भी कहीं कहीं लिख के आता है, लेकिन आप लोग आइजैक कर लीजिएगा। और यहां पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वह ए ही सही होगा। दोस्तों, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो यह हैंस आइजैक के द्वारा प्रस्तावित है। और इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बताया था: अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्थिर और अस्थिर, ये 4 बताए थे। और अगर हम बात करते हैं आलपोर्ट की, तो दोस्तों आलपोर्ट जी ने क्या बताया था? इन्होंने शील गुण व्यक्तित्व के बारे में बताया था, यानी कि आलपोर्ट जी ने शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह ए सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 प्रश्न पर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक अधिगम विकलांगता, या कह सकते हैं एक अधिगम अक्षमता, जिसमें लिखावट में कठिनाई है, कहलाता है। लिखने में कठिनाई, अर्थात ऐसे याद कीजिए कि आप लिखते किससे हैं? तो आप पेन से लिखते हैं, और पेन से लिखते हैं तो क्या दोस्तों, पेन से लिखने पर आप बनाते हैं ग्राफ। यानी कि अगर किसी भी बच्चे को लिखने में, लिखावट में कठिनाई होगी तो वह डिस्ग्राफिया के अंतर्गत जाएगा। और डिस्कैलकुलिया यानी कि गणित संबंधी अक्षमता
और डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने में अक्षम बच्चा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। और क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है, लिखने में कठिनाई शामिल है, यह कहलाता है आपका डिसग्राफिया। यहाँ पर डी ऑप्शन दिया गया आपका ध्यान अभाव अति सक्रिय विकार, यानी कि बात हो रही है ADHD की, यानी कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन था वह सी सही था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण करने वाले विद्वान थे। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि बात हो रही है दोस्तों TAT की, थर्मल एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो दोस्तों इसका जो निर्माण था वो किसने किया था, मॉर्गन एवं मुरे ने। अर्थात यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह बी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर जी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जब गार्डनर जी की बात आती है तो आप सभी को पता है कि गार्डनर जी ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। किसका दोस्तों, गार्डनर जी ने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। और बहुबुद्धि के सिद्धांत में इन्होंने जो दोस्तों पहले 7 प्रकार की बुद्धियां बताई, 8 प्रकार की बताई, फिर 9 प्रकार की बताई। तो बात हो रही है इन्हीं पे। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुनाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है। तो दोस्तों उनके द्वारा जो सुनाई गई बुद्धि की श्रेणी है वह प्रकृतिवादी बुद्धि है। क्योंकि आप सभी को पता है ये जो 3 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं इनकी बुद्धि के अंतर्गत नहीं बताए जाते। अब हम जान लेते हैं कि पहली बुद्धि आपकी कौन सी है, तो वो है भाषाई बुद्धि। दूसरी आपकी तार्किक गणित बुद्धि, तीसरी स्थानिक बुद्धि, चौथी शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवी संगीतिक बुद्धि, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, प्रकृतिवादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि। तो इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धियों को बताया, और यहां पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेबी डॉल। आप सभी को पता है कि बेबी डॉल और जीवित जोकर पर प्रयोग किसने किया था। तो बेबी डॉल पर जब प्रयोग की बात आती है तो यह कह सकते हैं कि बोबो डॉल भी कहीं कहीं पर आपको लिखा दिखेगा। तो बोबो डॉल स्ट्रेटजीज और जीवित जोकर पर प्रयोग किया अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो प्रयोग किसने किया, बैंडूरा जी ने प्रयोग किया। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो इन्होंने सिद्धांत दिया सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। अर्थात यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 10वें प्रश्न पर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक बालक सदैव अपने सिर को दीवार से टकराता रहता है और रोटी को भी खाने में सूंघता है। या हम कह सकते हैं एक बालक सदैव अपनी चीज़ों की पुनरावृत्ति करता रहता है, गाना गाता रहता है, स्वयं में लीन रहता है। तो वह जो लक्षण है वह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का लक्षण कहलाएगा। अर्थात यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 11वें प्रश्न पर, और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। नंबर ए ऑप्शन आपके सामने है, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रक्रिया प्रदान करना। बी, शिक्षण सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। नंबर सी, शिक्षार्थी की उपलब्धि पर लगातार व्यवस्थित आकलन। या नंबर डी, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव इवैल्यूएशन, और समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है आप सभी को पता है कि सत्र के अंत में प्रदर्शन का अंतिम आकलन। यहां पर आपका जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। RTE 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की जहां पर बात की गई, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की यहां पर बात की गई। और यहां पर पूछा जा रहा है कि शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे हैं, यानी कि एक शिक्षक हेतु
प्रति सप्ताह कार्य के घंटे, यानी कि एक सप्ताह में कितना कार्य शिक्षक को करना है आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय में। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 45। एक शिक्षक पर 30 अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर पर। अब हम बात करते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे वह आपका रीट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीटीईटी का एग्ज़ाम हो और चाहे आपका सीटीईटी का एग्ज़ाम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, और याद करा दूंगा आज के बाद, आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों याद करिएगा, वातावरण यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर हमें प्रभावित करता है, तो यदि वो व्यक्ति हमें ज़्यादा प्रभावित करता है या किसी ऐसे प्रकार से प्रभावित करता है जो हमें रस नहीं आता, यानी कि उसकी बातें जो है वो हमें रास नहीं आती, वो अच्छी नहीं लगती, तो यह कथन दोस्तों किसका हो गया? रॉस जी का हो गया। अर्थात यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि वुडवर्थ जी ने क्या कहा। तीनों लोगों की बात कर लेंगे। वुडवर्थ जी ने क्या कहा, रॉस जी की जो यह परिभाषा आपके सामने है, और एनास्टसी ने क्या कहा, यहां पर सी कर लीजिएगा। एनास्टसी जी ने क्या कहा? तो दोस्तों यहां पर वुडवर्थ जी ने क्या कहा? वुडवर्थ जी ने कहा वातावरण में वह सभी बाहरी तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन के आरंभ करने से प्रभावित किया है। और सी ऑप्शन में आपका जो है एनास्टसी जी ने के अनुसार इन्होंने क्या कहा, वातावरण वह हर वस्तु है जो वस्तु के पैतृकों के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यहां पर जो आपका ऑप्शन था सही था, वह था बी। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चों को कहते हैं, याद रखिएगा, समान आयु वर्ग। आपके समान कोई भी बच्चा है और दूसरा बच्चा जब आपके समान शैक्षिक उपलब्धियों में कमी है उसमें, तो दोस्तों जब इसकी हम तुलना करते हैं तो उन बच्चों को हम क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और उन बच्चों को हम कहते हैं पिछड़ा बालक। अर्थात यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 15वें प्रश्न पर। डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को बताया। दोस्तों डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को बताया त्रिमुखी। इन्होंने मूल्यांकन प्रक्रिया को बताया त्रिमुखी। यहां पर मूल्यांकन और इन्होंने क्या बताया, शिक्षण अधिगम का उद्देश्य बताया, अधिगम अनुभव और परीक्षण उपागम। तो इन्होंने डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया। अर्थात यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा शिक्षण में बात हो रही है भाषा शिक्षण की, और याद रखिएगा भाषा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन करवाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम जब क्लास में भाषा शिक्षण करा रहे होते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तुलना करने के लिए हम यूज़ करते हैं चार्ट का, और सबसे अच्छा उपयोग होता है चार्ट का। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 17वां प्रश्न आपके सामने है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण करता है। तो दोस्तों मनुष्य की जो बुद्धि है वो आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। तो दोस्तों ये किस कारण से होती है? जो जन्मजात योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है, यह होता है दोस्तों वातावरण के कारण। अर्थात यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह आपके सामने है। दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों को ज्ञान देना चाहिए।
क्षेत्र भ्रमण द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा, मौखिक व्याख्यान के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श के द्वारा जब हम दृष्टिबाधित बच्चों को कैसे सिखाएंगे, जब हम दृष्टिबाधित बच्चों को सिखाएंगे स्पर्श करके तो वो अच्छे से सीखेंगे। आप सभी को पता है कि जो ब्रेल लिपि होती है वो 6 अंकों के पर आधारित होती है। यहाँ पर मैंने 8 बना दिए, लेकिन 6 अंकों पर आधारित होती है। और लुइस ब्रेल जी ने जिसका विकास किया, और वहाँ पर हम दृष्टि दोष के व्यक्तियों को क्या दोस्तों स्पर्श करके चीज़ों को सिखाते हैं। और इसी प्रकार से जो भी चीज़ हम बच्चों को सिखाएंगे उसमें हम उसको स्पर्श करके सिखाएंगे तो बच्चा अच्छी तरीके से सीखेगा, यानी कि टेक्टाइल्स का यूज करके बच्चों को सिखाया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं किशोरावस्था व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। यह कथन किसका है? 19वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। कहा गया कि घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, यह कथन किसने दिया? किशोरावस्था व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। दोस्तों यह कथन है वैलेंटाइन जी का, अर्थात यहां पर जो ऑप्शन आपका होगा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कहा था स्किनर जी ने। क्या कहा? विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह कहा स्किनर जी ने। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अवलोकन एक उदाहरण है। दोस्तों अवलोकन किसका उदाहरण है? दोस्तों अवलोकन जो है वह आकलन का उदाहरण है, यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने 22वां प्रश्न है। यदि एक बच्चा 10 को 01 लिखता है और B को D लिखता है या B को D बोलता है, इनके बीच में अंतर नहीं कर पाता, तो यह कौन सा दोष कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष, दृष्टि दोष या मानसिक क्षय। तो दोस्तों यह बच्चा जो है वह मानसिक सीखने में जो अक्षम है यह बच्चा कहलाएगा, अर्थात आपका बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों आर्मी अल्फा परीक्षण की। आर्मी अल्फा परीक्षण आप सभी को पता है परीक्षण के बारे में। अल्फा परीक्षण एक होता है आपका बीटा परीक्षण। क्या होता है? बीटा परीक्षण। अब हम बात यहां पर कर रहे हैं आर्मी अल्फा परीक्षण की। तो दोस्तों आर्मी अल्फा परीक्षण का संबंध है व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण से, व्यक्तिगत का अशाब्दिक परीक्षण, या सामूहिक शाब्दिक परीक्षण, या सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। तो दोस्तों जो अल्फा परीक्षण वह होता है दोस्तों साक्षर, और जो बीटा परीक्षण होता है वह आपका निरक्षर होता है, यानी कि निरक्षर व्यक्तियों के लिए होता है। और अगर हम बात करते हैं आर्मी की, तो यह जो आर्मी अल्फा परीक्षण होता है दोस्तों, यह होता है आपका सामूहिक। अब आप लोग समझ गए होंगे, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। सामूहिक अल्फा मतलब साक्षर यानी कि अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा, और देख लीजिए सामूहिक और शाब्दिक यानी कि अक्षरों का प्रयोग किया गया, अर्थात यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और 24वां प्रश्न है आपका, विषम लिंगी आकर्षण एवं स्व की भावना के कारण किस अवस्था में खुद से प्रेम रूपी संवेग की उग्रता देखी जाती है? स्वयं से प्रेम रूपी जो संवेग है वह उत्पन्न होता है, और विषम लिंगियों के साथ आकर्षण बढ़ता है, स्व की भावना उत्पन्न होती है। आप सभी को पता है कि ऐसा होता है किशोरावस्था में, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और किशोरावस्था की जो आयु है आप सभी को पता है कि 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। आगे हम बात करते हैं, 25वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? कहा गया है कौन सा कथन जो है वह शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल दोस्तों सुधार किया जा सकता है, और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षण होता है, बिल्कुल होता है, और शिक्षण कला के साथ हम शिक्षण विज्ञान के साथ में कला भी सीख ले सकते हैं। तो दोस्तों यह भी आपका सही है। शिक्षण अन्वेषण है,
यह आपका कथन जो है वह गलत हो जाएगा। अर्थात आपका जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा वह डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सत्य नहीं है पूछा गया था। आगे हम बात कर लेते हैं, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी कि बात हो रही है एनसीएफ की, एनसीएफ 2005 की, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात हो रही है। यहाँ पर क्या कहा गया, निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। दोस्तों, कक्षा 10 की परीक्षा जो है वह ऐच्छिक होनी चाहिए, कक्षा 10 की जो परीक्षा है वह ऐच्छिक होनी चाहिए, या विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन होनी चाहिए, या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए, इनमें से सभी। तो दोस्तों, कक्षा 10 की जो परीक्षा है वह एनसीएफ 2005 में कहा गया कि ऐच्छिक होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके सामने है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। तो दोस्तों देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के निम्न में से किसे हम बेहतर मानते हैं, यानी कि हम निम्न में से किस चीज़ को हम बेहतर मानेंगे कि प्राथमिक जो बच्चा है, प्राथमिक विद्यालय का जो बच्चा है, इन सभी चीज़ों में से किन चीज़ों को बेहतर उपयोग करेगा तब बेहतर सीखेगा। तो दोस्तों, वीडियो अनुरूपण, नंबर बी प्रदर्शन, नंबर सी आपका स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा जब स्वयं के द्वारा सीखेगा, स्वयं के द्वारा अनुभव करेगा तो वो अच्छे से सीखेगा, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी बच्चा, कक्षा में कोई भी बच्चा हो, अगर पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो हम उसके कारण को जानने के लिए कोशिश करेंगे, अर्थात यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी, एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों, एडोलसेंस पुस्तक लिखी स्टेनले हॉल जी ने, और 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट प्रश्न पर। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अब अपने मित्रों के पास में वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, या मानसिक रूप से पिछड़े हुए। तो यहां पर जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।